हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे। इसमें हमने पार्ट नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पार्ट नंबर 36 रहेगा। यूनिट हमारी 5th कॉस्मोलॉजी चल रही थी, जिसमें चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो से चैप्टर 5 स्टार्ट होगा। सभी यूनिवर्सिटी जिनके सिलेबस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हो। अगर आपने पार्ट नंबर 35 तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के फर्स्ट नंबर पार्ट से स्टार्ट हो और 35 नंबर पार्ट देख लें और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए और बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो पार्ट नंबर 35 जो था उसमें हमने क्या पढ़ा था, लॉरेंज फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, जो कि चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक था। आज चैप्टर 5 का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है स्टैटिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स। तो सबसे पहले कोई भी चीज अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका क्या बना लेते हैं, माइंड में एक वो आउटलाइन बना लेते हैं कि हमें इतने इतने टॉपिक इतने टाइम में कवर करने हैं और ऐसे करना है, ये वाला टॉपिक इस सिलेबस में है और ये ऐसे पूरी मतलब क्या रूपरेखा बना लेते हैं उस चीज को पढ़ने से पहले, है ना। तो इसी तरीके से कॉस्मोलॉजी को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉस्मोलॉजी में फाइनली हमें पढ़ना क्या क्या है, जिससे कि हमें बिल्कुल भी हेडेक ना हो इस चीज की कि कॉस्मोलॉजी में कुछ रह ना जाए। तो सबसे पहले तो कॉस्मोलॉजी देखो, दो तरीके के इसमें मॉडल होते हैं। एक तो होता है स्टैटिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल और एक होता है नॉन स्टैटिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल। तो आप लोग लिख लो, पहले डायग्राम बना लो, जिससे कॉस्मोलॉजी बिल्कुल आसान हो जाएगी आप सभी के लिए। दो तरीके के पार्ट हैं, देखो। एक तो है अपना स्टैटिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स और एक है आपका नॉन स्टैटिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स। तो नॉन स्टैटिक ठीक है। अब देखो, जो स्टैटिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसमें हम तीन तरीके के क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्स पढ़ने वाले हैं। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड होता है, ठीक है। ब्रह्मांड का अध्ययन ही क्या है, कॉस्मोलॉजी है। तो सबसे पहले इसमें जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन यूनिवर्स, आइंस्टाइन यूनिवर्स, ठीक है। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे डी सिटर यूनिवर्स और थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे फ्लैट स्पेस टाइम। पहले तो ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर पर सभी की क्या पढ़नी है, 1 2 3 की, 1 2 और 3 तीनों की हम क्या पढ़ेंगे। मेनली अपन में जो सिलेबस में है ना वो आइंस्टाइन है और डी सिटर है। ये फ्लैट स्पेस टाइम ना तो लगभग 0 के बराबर पूछा जाता है, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं कि आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन क्वेश्चन इतना कंफर्म है कि आइंस्टाइन या डी सिटर में से तो जरूर आने वाला है। तो अब देखो, जो ऊपर के फर्स्ट सेकंड और थर्ड है इनकी हमें क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। और प्रॉपर्टीज भी कितने टाइप की पढ़नी है, दो टाइप की पढ़नी है। कौन कौन सी, एक तो ज्योमेट्रिकल और एक पढ़ेंगे हम फिजिकल। यानी कि पहले पढ़ेंगे आइंस्टाइन यूनिवर्स की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद में हम पढ़ेंगे डी सिटर यूनिवर्स की ज्योमेट्रिकल और फिजिकल, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसमें स्टैटिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स में हमें नहीं पढ़ना है। अब देखो, नॉन स्टैटिक जो कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स है इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन जो तो हमेशा देखेंगे ही अपन। सेकंड इसमें हम पढ़ेंगे हबल्स लॉ और थर्ड इसमें हम पढ़ेंगे वेल्स पोस्टुलेट। इतना सब कुछ हम पढ़ लेंगे अगर, तो हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगी और कॉस्मोलॉजी बिल्कुल अच्छे से शानदार तरीके से तैयार हो जाएगी। तो हम पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड, हमें बहुत डीप नहीं जाना है, सिर्फ इतना पढ़ना है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो और एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो ये इतना पढ़ने के बाद में कॉस्मोलॉजी से क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, 99% तो यही उम्मीद है। तो स्टार्ट करें अपना पहला टॉपिक। सबसे पहले क्या बताया, क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल। और उसमें सबसे पहले तीन तरीके के यूनिवर्स फाइंड आउट करेंगे, आइंस्टाइन, डी सिटर और फ्लैट, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो स्टैटिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स।
स्टैटिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स, हेडिंग डालो। स्टैटिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या यूज आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आएगा यूज रिक्की टेंसर की जो इक्वेशन पढ़ी थी ना, वो काम आएगी। रिक्की टेंसर की इक्वेशन काम आएगी। एनर्जी मोमेंटम टेंसर काम आएगा। और थर्ड हमें क्या लेना है? एक मैट्रिक इक्वेशन लेके चलेंगे। ये तीन चीजें लेके चलेंगे और उसको ही सॉल्व आउट करेंगे तो अपनी अलग अलग क्या आ जाएंगी? यूनिवर्स की इक्वेशंस आएंगी और उनको हम आगे लेकर के उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखना आप लोग, we use Einstein field equation for constructing the model of universe. द मॉडल ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। तो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन क्या होती है वो लिखो। तो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज कैसे लिखी जाती है? देखो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन आर आई जे, ठीक है, और माइनस में 1/2 जी आई जे, साथ में क्या आता है? आर प्लस कॉस्मोलॉजिकल मॉडल जी आई जे। इसको कॉस्मोलॉजिकल मॉडल बोलते हैं या कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट बोल दो आप, ठीक है। तो ये है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। इसके बाद में इज इक्वल्स टू में होता है -8 पाई जी अपॉन C⁴ टी आई जे, ठीक है। ये इक्वेशन होती है अपनी किसकी? आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन। रिड्यूस टू पॉइसन इक्वेशन, ये टॉपिक भी पढ़ा था। आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन भी हमने पढ़ी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सिंपली इसको पढ़ लो। अब देखो ये इक्वेशन तो आ गई। अगर हम इसमें C=G=1 पुट कर दे तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी? तो लिखो इफ वी पुट C=G=1 देन द इक्वेशन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में आएगी? देखो आर आई जे -1/2 आर ऑफ जी आई जे प्लस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जी आई जे इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -8 पाई टी आई जे। और जी और C⁴ तो वैल्यू 1 हो गई। तो ये अपनी इक्वेशन किसकी आ गई? आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन की आ गई। अब टी आई जे क्या होता है? आप कहोगे एनर्जी मोमेंटम टेंसर होता है। पाई आपको पता ही है, आर आई जे आपको पता है। ये सारी चीजें क्या क्या होती है वो आप लोग लिख लो जिससे बार बार कंफ्यूज ना हो। तो आप लोग इसमें लिखना वेयर आर आई जे को तो हर कोई जानता होगा ना। स्वाजर चाइल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन जो पढ़ा था उसमें बहुत बार यूज हुआ था। और रिक्की टेंसर बोलते हैं ना इसको। तो ये क्या है? अपना रिक्की टेंसर है। इसके बाद में आर जो है वो क्या होता है? अपना स्केलर कर्वेचर होता है। इसके बाद में जी आई जे लिखना आप लोग, ये है आपका मैट्रिक टेंसर। इसके बाद में ये है आपका कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। फिर आपका जी क्या होता है? यहाँ पर
न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद में सी आई क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट, इन वैक्यूम, और टी आई जे क्या होता है, एनर्जी मोमेंटम टेंसर। तो एनर्जी मोमेंटम टेंसर, ये क्या होता है आपका, एनर्जी मोमेंटम टेंसर होता है। ये लिख लिया। अब इसके आगे देखो, एनर्जी मोमेंटम टेंसर जो पढ़ा था उसकी इक्वेशन सभी को याद है क्या? वीडियो देखी होगी तो पक्का याद है आपको। देखो इक्वेशन क्या होती है, लिखो टी आई जे इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होती है, तो टी आई जे इज इक्वल्स टू रो प्लस पी वी आई वी जे माइनस पी जी आई जे। ठीक है, और वेयर, ये इक्वेशन जो है वो किसकी है, एनर्जी मोमेंटम टेंसर की है। यहाँ पे वी आई क्या है, जी आई जे क्या है, ये सारी चीज लिख लो। तो वी आई क्या होता है यहाँ पर, यूनिट फ्लो वेक्टर। ठीक है, और जी आई जे आपको पता ही है मैट्रिक टेंसर है, और रो क्या है अपनी डेंसिटी, और पी क्या है अपना प्रेशर। अब लिखो मैट्रिक, स्टार्टिंग में बताया था ना तीन चीजें लेकर चलेंगे, एक तो आप में आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन में जिसमें रेखीय टेंसर का यूज हुआ है, सेकंड अपनी कौन सी आ गई, एनर्जी मोमेंटम टेंसर, और थर्ड अपन क्या लेके चलेंगे, एक मैट्रिक इक्वेशन लेके चलेंगे। और वो मैट्रिक इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी तो वो लिखनी है आप लोग। मैट्रिक इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होती है, तो डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी डी टी स्क्वायर माइनस ई की पावर लैम्डा डी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, जहां पर लैम्डा जो होता है वो आर के फंक्शन के रूप में होता है, और वी जो होता है वो भी किसकी फॉर्म में होता है, आर की फॉर्म में। तो नीचे लिखना है इसके, हियर लैम्डा जो होता है वो लैम्डा आर के फैक्टर में, और जो v होता है वो भी किस में होता है, v आर के में होता है। अब लिखो फॉर होमोजेनिटी, होमोजेनिटी को क्या कह लेते हैं, यूनिफॉर्मली टेक। ठीक है, यूनिफॉर्मली हमें क्या करना है, इसमें कुछ कांस्टेंट लेके चलेंगे। सपोज कर लो कि अपने पास में पी कांस्टेंट है, पी क्या है यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया। रो क्या अपनी डेंसिटी है, तो डेंसिटी को क्या कर लिया अपन ने, कांस्टेंट ले लिया। वी की वैल्यू हमने कुछ ले ली और लैम्डा की वैल्यू हमने कुछ ले ली। तो कौन कौन सी वैल्यू लिखनी है तो वो आप लोग लिखो। फर्स्ट तो अपन क्या लिख सकते हैं कि पी अपना क्या हो जाए, या रो अपना क्या हो जाए, डेंसिटी है ना, तो इसको क्या ले लो, कांस्टेंट। सेकंड पी लिख लो, पी को भी क्या ले सकते हैं अपन, कांस्टेंट ले सकते हैं। थर्ड में क्या हो सकता है, v अगर 10 to 0 करता हो या लैम्डा 10 to 0 करता है, इसका मतलब जो r होता है वो किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। ये वैल्यू होती है। अब देखो ये सारी वैल्यू आ गई, तीन चीजें आ गई, अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं अपने को, सिर्फ मैट्रिक इक्वेशन लिखी है और हमने बताया कि तीन कंडीशंस हो सकती हैं, रो कांस्टेंट हो सकता है, पी भी कांस्टेंट हो सकता है, वी और लैम्डा की वैल्यू 0 हो सकती है जब आर किसको टेंड कर जाए, 0 को टेंड कर जाए। तो ये सारी वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन लेके चलेंगे। अब कौन कौन सी इक्वेशन लिखनी है और किसकी है वो देखो।
लिखना देयरफॉर, यूनिवर्स की फील्ड इक्वेशन जो होती है ना वो लेके चलेंगे। देयरफॉर स्टैटिक यूनिवर्स फील्ड इक्वेशंस आर, फील्ड इक्वेशंस आर, दो इक्वेशन आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी? स्टैटिक यूनिवर्स की जो फील्ड इक्वेशंस होती है वो दो होती है, एक तो होती है आपकी डेंसिटी के टर्म में, एक होती है आपकी प्रेशर के टर्म में। तो दोनों इक्वेशन आपको सबसे पहले याद करनी है। तो देखो दोनों इक्वेशन क्या है आपकी, एक तो है आपकी रो डेंसिटी के टर्म में, एक है आपकी पी के टर्म में। तो ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा डैश बाई आर माइनस 1/r² प्लस 1/r² माइनस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। इसको इक्वेशन नंबर आप कह दो 1। ये डेंसिटी की टर्म में आ गई। एक अपनी होती है प्रेशर के टर्म में, तो 8 पाई पी इज इक्वल्स टू किस फॉर्म में होती है वो भी लिखो, ई की पावर माइनस लैम्डा वी डैश अपॉन आर माइनस 1/r² माइनस 1/r² और प्लस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। और ये इक्वेशन नंबर आप कहोगे 2। एक इक्वेशन और लेके चलनी है, क्या लेके चलनी है वो भी लिखो, dp अपॉन dr की वैल्यू। प्रेशर की जो टर्म है वो किस में दिख रही है आपको, v में भी है, लेमडा में भी है। तो dp अपॉन dr की वैल्यू लेके चलेंगे जो अपनी आएगी -1/2 p प्लस रो v डैश। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो। ये तीनों इक्वेशन आपको याद करनी है कि स्टैटिक यूनिवर्स फील्ड इक्वेशंस क्या लेके चलनी है, ये दो इक्वेशन लेके चलनी है, एक डेंसिटी की टर्म में, एक अपने प्रेशर की टर्म में। तो ये दोनों इक्वेशन ले, तो dp अपॉन dr की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 p प्लस रो v डैश। और इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, 3 कह दिया। अब स्टार्टिंग में हमने एजम्पशन क्या लिया था कि p की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अगर p की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, तो लिखो अकॉर्डिंग टू अवर एजम्पशन टेक P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर P कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो आप एक बात बताओ, dp अपॉन dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, तो 0 आ गई। देन इक्वेशन थर्ड इम्प्लाइज, इक्वेशन थर्ड क्या इम्प्लाइज करती है, देखो अगर dp अपॉन dr की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, -1/2 p प्लस रो v डैश। -1/2 को 0 में भेजो, v डैश p प्लस रो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो p प्लस रो v डैश इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से कितनी कंडीशंस निकलेंगी, 3 कंडीशंस निकलेंगी। कौन कौन सी निकलेंगी, एक तो आइंस्टाइन यूनिवर्स के लिए, एक निकलेगी डी सिटर यूनिवर्स के लिए और एक निकलेगी फ्लैट स्पेस के लिए। तीनों इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना है और फिर हम क्या करेंगे, तीनों यूनिवर्स हमारे पास में आएंगे। तो सबसे पहले इसमें 3 केस बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, तो केस फर्स्ट लिखो आप लोग। केस फर्स्ट जो आएगा वो आएगा आपका v डैश इज इक्वल्स टू 0। अगर v डैश की वैल्यू 0 हो तो कौन सा यूनिवर्स आएगा, लिख लो आइंस्टाइन यूनिवर्स आएगा। सेकंड केस सेकंड में क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, v डैश की वैल्यू 0 है तो आइंस्टाइन यूनिवर्स आ गया। p प्लस रो की वैल्यू अगर 0 है तो ये कौन सा यूनिवर्स आ जाएगा, डी सिटर यूनिवर्स। तो डी सिटर यूनिवर्स। इसके बाद में केस थर्ड, केस थर्ड में क्या हो सकता है, दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल हो। इसका मतलब p प्लस रो और v डैश दोनों अगर 0 होंगी तो कैसा स्पेस आएगा आपका, फ्लैट स्पेस आएगा। तो वो भी लिख लो कैसा आएगा, फ्लैट स्पेस। ये हो गया आपका फ्लैट स्पेस। यानी कि हमारे पास में कितने केस बन गए, 3 केस बन गए अलग अलग।
अगर वैल्यू लें, अगर वी डैश की वैल्यू 0 है तो अपना कौन सा बन गया, आइंस्टाइन यूनिवर्स बन गया। अगर पी प्लस रो की वैल्यू 0 है तो डी सीटर यूनिवर्स बन गया, और अगर दोनों की वैल्यू 0 है इसका मतलब फ्लैट स्पेस बन गया। तो स्टैटिक कॉस्मोलॉजिकल जो मॉडल है इसमें हमने बताया था ना स्टार्टिंग में कि 3 अपन पढ़ने वाले, कौन कौन से, आइंस्टाइन, डी सीटर और फ्लैट। अब हम क्या करेंगे, ये वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। ये जो है थोड़ा बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें हमें तीनों इक्वेशंस की जो मैट्रिक इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, इसका जो आगे का पार्ट है वो हम पार्ट नंबर 37 में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आइंस्टाइन यूनिवर्स की इक्वेशन कब आएगी, जब वी डैश की वैल्यू 0 है। तो एक केस ये लेके चलेंगे, जब इसकी इक्वेशन आ जाएगी तो इसकी प्रूव कर लेंगे, इसकी आएगी तो इसकी प्रूव कर लेंगे, फिर हमारी तीनों इक्वेशंस प्रूव हो जाएंगी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लेना, ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको ध्यान रखना। पार्ट नंबर 37 में हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक नोट्स बना लो, और इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो वीडियो भी देख लो, और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और शेयर भी कर दो। थैंक यू सो मच।